हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण क्लास 10 रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पूरे डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल कहेंगे किसे। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीला लिटमस को किसमें? लाल में बदल देता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब उसे पानी में घोलोगे अम्ल को तो क्या यहाँ वहाँ से मिलेगा? H+ आयन मिलेंगे या इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? परबल अम्ल जो आपके घुलने के बाद H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा मात्रा में दे, ज़्यादा मात्रा में H+ आयन दे उसे हम क्या बोलेंगे? परबल अम्ल। और जिसमें कम आपका मिले H+ आयन उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। तो ये परबल अम्ल के कुछ उदाहरण है जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल आपके जो हैं ये आपके हैं सर CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और आपके ऑक्जेलिक अम्ल। और दो अम्ल और है जो आपकी मैनमेड है, सिंथेटिक है। और खनिज आपके अम्ल हैं वो है H2CO3 और दूसरा जो है कार्बोनिक अम्ल और सल्फरस अम्ल H2SO3। ये दोनों क्या हैं? खनिज अम्ल होने के बावजूद भी क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है सर। तो ये आपके दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल समझ में आ गया। छांद्र अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। जिसमें अम्ल ज़्यादा हो पानी कम हो उसे हम छांद्र अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जबकि जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहेंगे। तो ये थे अम्ल के बारे में। और आगे हम देखते हैं आगे जो आता है अब वो अम्ल अगर आप स्रोत के हिसाब से बात करें, स्रोत के हिसाब से आपके दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्गेनिक अम्ल ऐसा अम्ल जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, जैसे आपके हो गए CH3COOH, ये आपके इथेनॉइक अम्ल है सर। एस्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गए ए। दूसरा जो है आपके इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं या आपके बोल सकते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो होते हैं ये आपके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और आपके HNO3। ये सब जो है सर खनिज अम्ल है। अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत जो है सर कहाँ से कौन अम्ल मिलते हैं वो हम देखेंगे। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है। सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल, या आपके ऑरेंज में पाए जाते हैं सर, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। फिर एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपके टमाटर में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड जो है सर आपके कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर में। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलो या ऑक्जेलिक अम्ल बोलो सर, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर में। टर्टेरिक अम्ल आपके अंगूर में या इमली में पाया जाता है सर, इमली में टर्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, विनेगर में। विनेगर में आपका एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मेलिक अम्ल आपके सेब में पाए जाते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक स्रोत के अम्ल जो पाया जाता है उस स्रोत वो बताया गया है, आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे सर, अब आता है क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पे आपका स्लिपरी टच लगे, ठीक है, फिसला फिसला हो। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में, नीला में। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं।
ये जलीय विलयन में पानी में जब घोलोगे क्षारक को तो क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेंगे। परबल क्षारक आपके जो होते हैं NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है सर आपके जो है परबल क्षारक है। मतलब कि जो अगर पानी में घोलोगे तो OH माइनस आयन ज़्यादा दे। दुर्बल क्षारक जो पानी में घोलने पर कम आपका OH माइनस आयन दे, जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या दुर्बल क्षारक है। अब आगे आते हैं सर, हम लोग देखेंगे क्या क्षार किसे बोलेंगे। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो पानी में घुल जाए, जो क्षारक पानी में घुल जाए सर, उसे हम क्षार कहते हैं। तो सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH ऑल2, अगर इसे पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएंगे। अब आते हैं लवण। लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कि आपके अम्ल और क्षारक की ये अभिक्रिया करवाने से जो प्राप्त आपके उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, लवण होते हैं। उदाहरण आपके लवण के NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, आपके KCl, पोटासियम क्लोराइड, ये सब क्या है, लवण है। सूचक किसे बोलेंगे, इंडिकेटर्स। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। कि सूचक क्या है सर, इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा कि वो अम्ल है या क्षारक। कि किसी भी विलयन में अगर ओ से डाल दिया जाए सूचक को तो उसका रंग बदल जाएगा या गंध बदल जाएंगे अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में, तो उसे हम अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब आते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार आपके 3 प्रकार के होते हैं सूचक को। एक प्राकृतिक सूचक, एक आपके कृत्रिम सूचक, तीसरा आपके गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे बोलेंगे, ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस हो गया सर, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल हो गए, हल्दी हो गए। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ है, ये आपके मैनमेड है, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन हो गया, ये आपके क्या कृत्रिम सूचक है। गंधीय सूचक सर, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। कि अम्ल में या क्षारक में गया तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे प्याज, लौंग तेल, ठीक है, वेनिला, ये आपके है सर। तो ये यहाँ पे अब देखते हैं कि सूचक यहाँ पे आपको जो बताया गया सर, ये सूचक है आपका, ये आपके रंग गंध में परिवर्तन के साथ। अम्ल है यहाँ क्षार के साथ देखा जाएगा, क्षारक के साथ। प्राकृतिक सूचक में अगर लिटमस आ गया तो अगर अम्ल है तो क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएंगे। नीला लिटमस से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा सर। और अगर बुल्लो क्षारक है तो लाल से कैसा हो जाएंगे, नीला हो जाएंगे। लाल पत्ता गोभी का रस है लाल रंग का, तो ये लाल रहेगा, लाल ही रहेगा, अम्ल में कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर वही आपका सर इसमें चला गया क्षारक में, तो लाल से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हल्दी है तो अम्ल में कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे वो आपका क्षारक में गया वैसे ही कैसा हो जाएगा, पीला से लाल हो जाएगा। हल्दी पीला से क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। अब आते हैं हाइड्रेंजिया के फूल का रस, आपके जो अम्ल में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा सर। और आपके इसमें आपके क्षारक में कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएंगे। अब आते हैं कृत्रिम सूचक। फिनोल्फ्थालीन में कैसा होता है, रंगहीन हो जाएगा। वो फिनोल्फ्थालीन में क्या हो जाएगा, और रंगहीन हो जाएंगे। और आपके फिनोल्फ्थालीन जो है क्षारक में गुलाबी हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएंगे। मेथिल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर से अम्ल में कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएंगे। जैसे अम्ल में अगर मेथिल ऑरेंज को डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज से लाल हो जाएगा सर। और अगर वही क्षारक में डालते हो मेथिल ऑरेंज, तो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। गंधीय सूचक जो अगर आपका प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल,
तो अगर अमल में डालते हो, अमल में चेक करते हो तो उसका तीक्ष्ण गंध बंधा रहता है, जैसा गंध है वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे क्षारक में डालते हो तो क्या हो जाएगा, प्याज का रस का जो गंध है, वेनिला का या लौंग का तेल, वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो अगर गायब हो गया तो समझिएगा क्षारक है, गायब नहीं हुआ गंध, तो क्या हो जाएंगे, ये आपके अम्ल हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद कर लेना है। अब हम आते हैं आगे। आगे जो है अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, आपके रिएक्शन देखेंगे सर। तो देखिएगा यहाँ से, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो अम्ल प्लस धातु क्या बनेंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा सर। लवण और हाइड्रोजन बनेंगे। अम्ल HCl को जब जिंक से रिएक्ट करवा दिया गया तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस बन जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो क्षार प्लस धातु क्या बनेंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो सारे क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया नहीं करते, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होंगे वही आपके क्षारक से रिएक्ट करेंगे सर, उभयधर्मी जो धातु होंगे। तो जिंक अगर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को धातु के साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। दूसरा एग्जाम्पल, आपके NaOH को अगर हम अल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं सर तो सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होंगे सर, साथ में हाइड्रोजन गैस, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम। एक ऐसा है उभयधर्मी नेचर शो करता है। तो पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं कि अगर आप पॉप साउंड से देखिए, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया सर कि यहाँ पे जिंक लिया गया है, जिंक दानेदार टुकड़े आपका जिंक का है, हाइड्रोक्लोरिक आपके या सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। यहाँ से जो बब्बल बन रहे रिएक्शन होने के बाद वो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। इसे क्या प्रभाव नली से कहाँ ले गया, साबुन का विलयन में लेके चला गया, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं। जैसे मोमबत्ती जलता, मोमबत्ती के साथ अगर उसी बब्बल को अगर टच करवाओगी, जलता वो मोमबत्ती, तो फट फट मतलब कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ध्वनि होगा। तो समझ जाना है क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस होंगे सर। अब जो आते हैं नेक्स्ट, जो आपके होते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं। तो अम्ल के साथ अगर क्रिया करवाते तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेंगे, जल बनेंगे। तो HCl और Na2CO3 को जब रिएक्ट करवाएं सर तो आपके सोडियम क्लोराइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर जल बनेंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो HCl के आगे 2 लगा दिए, तो NaCl के आगे 2 लगा दिए, बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन को सब आपके सम्मिलित करना है, बैलेंस करना है। आगे आता है क्या, अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेंगे, लवण, CO2 और जल, प्रोडक्ट साथ में बनेगा, एक ही बनेगा, सेम बनेगा। HCl और NaHCO3 को रिएक्ट करवाएं सर तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। अब आता है क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्षारक के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, तो अभिक्रिया नहीं करते हैं। चूने के पानी का टेस्ट करते हैं तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया। तो समझ जाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, पानी दूधिया हो जाएगा। तो समझ जाना क्या है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना पानी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और जल बाहर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। वहाँ पे सफ़ेद अवक्षेप कुछ दिखेगा आपको वहाँ पे वाइट कलर का, तो पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। अगर अधिक मात्रा में CO2 को प्रवाहित करने पर अगर ज़्यादा मात्रा में CO2 पास करवा दिए तो अगर ज़्यादा करवा दिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपके जल में घुलनशील हो जाएगा। फिर आपका सफ़ेद जो दिखा दूधिया कलर था, पानी दूधिया जो हो गया था, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पास करवाने से वो क्लियर हो जाएंगे। फिर क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, इसीलिए गायब हो जाएगा।
अब आगे आता है सर आपके अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या जल बनाते हैं, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक का द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा सर आपके NaOH और HCl। तो आपके जो बने NaCl और क्या बने साथ में जल बना, तो ये लवण बने और ये क्या बने जल बने। अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपके अम्लीय लवण और जल बनेंगे। प्रबल अम्ल सर क्या हो जाएंगे HCl और दुर्बल क्षारक क्या हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इससे अगर अभिक्रिया करवा देते हैं तो आपके बनेंगे एमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा आपके जल बनेंगे। और ये एमोनियम क्लोराइड जो होगा वो कैसा होगा आपके अम्लीय लवण होंगे सर, अम्लीय लवण होंगे, अम्लीय लवण होंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो बोलना बताया जा रहा है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर रिएक्शन किया, आपस में अभिक्रिया किया तो कैसा आपके लवण बनेंगे क्षारीय लवण बनेंगे और साथ में जल बनेंगे। इसका उदाहरण देखिएगा, दुर्बल अम्ल आपके जो हो जाएंगे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और साथ में आपके NaOH आपके क्या प्रबल क्षारक आ गए। जब रिएक्ट करेगा ये तो क्या बनेगा आपके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेंगे जल बनेंगे। सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेंगे जल बनेंगे। अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो सर, और यहाँ पे क्या 2 लगा दो, नहीं यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, सॉरी यहाँ पे भी 2 नहीं लगाना है। कहाँ आपके देखो बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देना है, यहाँ पे 2 लगा देना है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर आपका रिएक्ट किया तो कैसा बनेगा उदासीन लवण और जल बनेंगे, उदासीन लवण और जल बनेंगे। तो देखो प्रबल अम्ल आपका HCl हो गया और आपके प्रबल क्षारक NaOH हो गए। दोनों को अगर रिएक्ट करवा दिए तो क्या बनेगा NaOH, NaOH बनेंगे सर, सॉरी NaCl बनेंगे, NaCl बनेंगे प्लस साथ में क्या बनेगा जल बनेगा। एक ऐसा लवण होगा ये आपके जो होंगे उदासीन लवण होंगे, उदासीन लवण होगा सर। और ये जो सोडियम कार्बोनेट आपका बना था वो कैसा था क्षारीय लवण था, क्षारीय लवण था। अब आता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अगर आपका अभिक्रिया किया तो उदासीन लवण तथा जल बनेंगे। आपके दुर्बल अम्ल हो गए H2CO3 और साथ में हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपके हो गए क्या दुर्बल क्षारक। आपस में अभिक्रिया किया तो एमोनियम क्या बनेंगे कार्बोनेट बनेंगे सर, और साथ में क्या देगा साथ में जल देगा, जल देगा। तो ये 2 यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यही तो बनेंगे सर। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, कि अम्ल के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड, अगर धात्विक ऑक्साइड क्या होता है सर आपके ये होते हैं क्षारीय नेचर होता है, क्षारीय माध्यम होता है। तो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल का अगर रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का उत्पादन होता है। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड जब HCl से अम्ल के साथ रिएक्ट करवाए तो कॉपर क्लोराइड और साथ में जल बनेगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा नीला रंग हो जाता है सर। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो उदाहरण जो आपके धात्विक ऑक्साइड के हैं Cu, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आपके क्या है धात्विक ऑक्साइड है सर। अब जो आगे आती है आपके अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारकों के साथ। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होता है अम्लीय होता है, तो क्षार के साथ क्या हो जाता है आसानी से रिएक्ट करता है। तो अधात्विक ऑक्साइड और क्षार को जब रिएक्ट करवाया जाए तो लवण और जल का उत्पादन होता है।
CO2 प्लस CaOH होल 2 क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये क्या विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है सर। अब आते हैं आगे, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जल की उपस्थिति में सभी अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H आयन क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो H+ H2O से रिएक्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया सर। तो HCl टूटेंगे पानी में, क्या बनाया गया, H+ और Cl-। AH+ क्या हुआ, पानी में मिल जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं सर। उसी तरह अगर H2SO4 अगर टूटा पानी में तो 2 आपके H3O+ बनाएंगे और साथ में SO4 2- बनाएंगे। तो सभी आपके जो आपके अम्ल हैं वो H+ आयन देते हैं, कहाँ पे, जलीय विलयन में, जल में। उसी तरह सर जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे NaOH को पानी में डाल दिए सर, जल में डाल दिए तो Na+ और साथ में क्या, OH- आयन दिया हो। MgOH होल 2 को अगर जल में डाल दिए तो Mg2+ और क्या देगा, 2OH- आयन देगा। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षारक जल में आपके घुलनशील नहीं होते। क्षार पढ़े थे ना, जो घुलता है क्षारक जल में उसे क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षार को क्षारक कह सकते हैं लेकिन सभी क्षारक को क्षार नहीं कह सकते, क्योंकि सभी क्षारक पानी में घुलता नहीं है। अब आगे आते हैं सर, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, वहां से हीट रिलीज करते हैं सर। अम्ल में कभी जल मत मिलाना, क्या हो सकता है, उससे छिड़क के पड़ सकता है, हाथ वगैरह जल सकता है, आपकी बर्द हो सकती है, नुकसान हो सकते हैं। हमेशा जल में क्या करते हैं, अम्ल को मिलाते हैं सर। छांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी क्या हो सकता है, टूट सकता है सर। कि अगर अम्ल में जल मिला रहे तो क्या हो सकता है, गलत से पड़ा छिड़का और क्या हो सकता है, अम्ल आपके टूट सकते हैं। ऊष्माक्षेपी है, हीट रिलीज करेगा, ऊष्मा रिलीज करेगा और क्या हो सकता है, मिश्रण से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है और कांच का पात्र है वो भी टूट सकता है सर। तो बोलता है क्या, जल को अम्ल में डालने से 2 फायदे हैं। मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है, जल को अगर अम्ल में डालते हैं तो 2 नुकसान है, और दूसरा स्थानीय ताप के कारण क्या हो सकता है, कांच का पात्र टूट सकता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जल को अम्ल में क्यों नहीं डालते हैं। अब आगे आते हैं सर कि ये आपके अम्ल की अभिक्रिया अगर करवाते हैं, ठीक है, तो ये लवण प्लस जल बनाता है धात्विक ऑक्साइड के साथ। अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। क्षारक के साथ करवाते हैं तो क्या, धातु कार्बोनेट के साथ अगर करवा दिए, क्षारक के साथ करवाएं तो लवण प्लस जल बनता है। धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल प्लस धातु लवण और क्या, जल बनते हैं। लवण और क्या बनते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब आगे आते हैं सर आपके क्षारक की अभिक्रियाएं। क्षारक की अभिक्रियाएं जो आता है वो आपका जो बनता है सर, आपके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो लवण प्लस जल बनता। अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं तो लवण प्लस जल बनता, और क्षारक की अभिक्रिया करवाएं तो इसका अभिक्रिया नहीं होता है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का होता है सर। तो इसमें धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता।
और धातु के साथ अभिक्रिया करवाती है, तो कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करता है लवण और क्या हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब जो आगे आता है अम्लों और क्षारक में समानताएं क्या है, उसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन आपके उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। कि अगर जल में अगर आप अम्ल या क्षारक मिला रहे हो, ठीक है, अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो क्या H+ और OH- की सांद्रता जो उस पर आयतन प्रति इकाई आयतन क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। अब जो आता है सर आगे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है कि वो उतना ही प्रबल होगा जितना अम्ल होंगे, जितना H+ आयन ज़्यादा मात्रा में दे, या वो क्षारक उतना ही प्रबल होंगे जितना OH- आयन दे। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक क्या होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सर, बहुत सारे मिश्रण। तो अभी हम एसिड, अम्ल और क्षारक को से बता सकते थे कि कौन एसिड है, कौन आपकी बेस है, कौन आपके अम्ल है और कौन आपके क्षारक है। लेकिन हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन आपका कितना स्ट्रोंग है, कितना प्रबल हो, कितना दुर्बल हो, वो हम नहीं बता सकते। तो उसे किससे बता सकते हैं, सार्वभौम सूचक से। या सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा कि पीएच स्केल क्या होता है। सर किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पुषांश, पोटेंस कहते हैं, पावर, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH बराबर 7 आ गया तो उदासीन विलयन कहलाएगा। अगर pH <7 आ गया तो अम्लीय विलयन कहलाएगा। और pH 7 से अगर बड़ा हो गया तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। यह स्केल 0 से लेकर 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक स्केल बनता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 14 तक, और बीच में क्या होता है 7 में क्या होता है उदासीन, और 0 से 7 के बीच में तो उसे अम्लीय कहेंगे, और 7 से लेकर 14 के बीच में है तो उसे क्षारीय विलयन कहेंगे। अब आगे आता है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, तो ए आपकी 0 और ये आपकी क्या है प्रबल अम्ल। तो ए आपके क्या होते हैं सर, ए बढ़ती जाती है इधर आपके लिए। तो ए स्केल में आप देखो तो 0 आपके 7, ए 0, ए आपके 14। तो अगर आपका 0 की तरफ जितना है वो प्रबल अम्ल होंगे, जितना अगर पीएच वैल्यू, पीएच का मान घटेगा, जितना कम होगा सर उतना वो प्रबल अम्ल होगा, और पीएच का मान जितना बढ़ेगा उतना वो आपका प्रबल क्षार होंगे। समझ आ गई बातें। अगर H+ आयन का मात्रा बढ़ रहा है तो प्रबल अम्ल बढ़ते जा रहा है, प्रबल अम्ल होते जा रहे हैं। अगर OH- आयन की मात्रा बढ़ रहे हैं तो ये प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। अब आगे आता है सर, देखिए ये आपका जो स्केल बताया गया समझिएगा, 0, A7, A14। 0 से 7 की अगर बढ़ती हुई अम्लता अगर 7 से नीचे की ओर आ रहे, 7 से 0 की ओर आ रहे तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। H+ आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 7 पे अगर एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से अगर 14 की तरफ जा रहे हो तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगी। H+ आयन की सांद्रता में क्या कमी हो रहा है, OH- आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे आता है सर, अब जो आगे आते हैं वो आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास रेंज के बीच कार्य करता है।
वर्षा की जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर पीएच वैल्यू जो है 5.6 से कम हो गया तो आप क्या हो जाओगे, ये आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर 7 और 7.8 के बीच पीएच मान है तो हमारा शरीर ठीक है, अगर उससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब दूसरा आता है सर मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच जो होता है, अच्छी उपज के लिए आप देखते होंगे किसान क्या कर रहा है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट को छिड़काव करते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं। क्यों छिड़काव कर रहे हैं कि आपकी मिट्टी में आपकी अम्लता ज़्यादा हो गया, अम्लीयता ज़्यादा हो गया, तो उसे क्या उदासीन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाती है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, नेक्स्ट हमारे पाचन तंत्र, हमारा उदर जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो उदर है, पेट जो है, स्टोमक, वो क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, मदद करता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। जैसे मिल्क और मैग्नीशिया लेते हैं सर, इनो लेते हो, इनो पीते हो ना, तो क्या पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया तो इनो पी के क्या कर दे रहे हो, उसे न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो, उदासीन कर दे रहे हो। क्या कर रहा है, आप क्षार लिए और जो पेट में अम्लता था उसे क्या कर दिया, काट के हटा दिया, बैलेंस कर दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, जो आपका पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद, दांत का सड़न। अगर पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का छेद शुरू हो जाता है, छड़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है सर। दांतों का इनेमल दंत वलक जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। फार्मूला क्या होता है, CA3PO4 ये पूछते हैं। और आपका टूथपेस्ट में भी यही मिलाया गया होता है, इसी से बना रहता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है या जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से अगर कम होने पर संक्षारित हो जाता है, करोजन लगने लगता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके कैल्शियम फास्फेट मिलाया हुआ, इसे यूज करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। आगे आता है सर नेक्स्ट आपके पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। सर अगर मधुमक्खी का डंक काट लिया या नेटल प्लांट ने कट कर लिए तो वो क्या कहते हैं, मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या आप लोहा को रब करने बोलते होंगे पेरेंट्स लोग, आपके अभिभावक लोग, कि उससे लोहा या बेकिंग सोडा रब कर दीजिए, क्या हो जाएगा, उससे आपका ठीक हो जाता है। तो यहाँ से समझिएगा कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। अगर डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से क्या मिलता है, बेकिंग सोडा अगर लगा दी उस जगह पे तो क्या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होते। नेटल के डंक वाले बाल में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर या बेकिंग सोडा को रब करके ठीक किया जा सकता है सर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आपके लवणों का पीएच। लवणों का पीएच अभी परबल अम्ल और परबल क्षारक से जो उदासीन लवण बनता है उसका पीएच का मान जो होता है 7 होता है। अगर परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से सॉल्ट बना है, लवण बना है, तो वो अम्लीय लवण है, इसका पीएच मान क्या होगा, <7 होगा, 7 से छोटा होगा। और अगर परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बना हुआ क्षारकीय लवण है तो पीएच का मान जो होगा वो 7 से बड़ा होंगे। अब जो आगे आते हैं नेक्स्ट साधारण नमक से रसायन, तो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। फिर विरंजक चूर्ण का आपका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। फार्मूला जो होता है सूत्र CaOCl2 होता।
बेकिंग सोडा का जो आपका फार्मूला होता है NaHCO3 होता, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होते। धोने का सोडा जो होता है फार्मूला सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट होता है रासायनिक नाम। सूत्र जो होता है Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट आपके हेमीहाइड्रेट होते हैं। आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ वाटर होता है सर, तो क्या हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ वाटर होते हैं। अब जो आगे आता है एक एक करके इसे हम बनाना सीखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आपकी जो बनता है कैसे, वो बेरियन सोल्यूशन इसको बोलते हैं, दूसरा क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन बनाना और क्षार बना है NaOH, इसलिए इसका नाम पड़ता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं, बेरियन वाटर कहते हैं, से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या करते हैं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवा दिए तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो NaCl और H2O में जैसी इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करवाएं तो ये NaOH बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा और H2 बन जाएगा। एनोड पर जो बनेगा वो Cl2 गैस बनेंगे, क्लोरीन गैस, क्योंकि नेगेटिव है और एनोड क्या होता है प्लस होते हैं, तो इस पे क्या आ जाएंगे क्लोरीन गैस। कैथोड पे जो आएंगे सर, कैथोड क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा। कैथोड के पास जो बनेगा, कैथोड के पास ही बनेगा NaOH का विलयन बनता है। फिर बाद में NaOH को क्या करेंगे हम अलग कर लेंगे सर। तो ये आपकी बनाने का विधि है, प्रिपरेशन करने का तरीका है सर। तो ये प्रिपरेशन करने का तरीका है, ठीक है, ये प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है। अब जो आगे आते हैं वो अब देखिएगा उपयोग जो है H2 का ईंधन मार्गरीन में या आपके रॉकेट में आपके H2 का यूज किया जाता है। Cl2 का जो यूज है जल की स्वच्छता, PVC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, CFC। HCl का इस्पात की सफाई करने में, स्टील को सफाई करने में, औषधियाँ बनाने में। NaOH को जो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। Cl2 और NaOH जो आपकी विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए यूज करते हैं। अब जो आगे आ जाता है आपका विरंजक चूर्ण आता है सर। विरंजक चूर्ण कैसे बनते हैं, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और फार्मूला जो होता है CaOCl2 होते। तो शुष्क भुजे हुए चूने, शुष्क सेलेक्ट लाइम को आपका ड्राइड सेलेक्ट लाइम पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कि अगर आप शुष्क भुजे हुए चूने में क्या करो, क्लोरीन गैस को पास करवा दो तो क्या बन जाएंगे, आपकी कैल्शियम, आपके विरंजक चूर्ण बन जाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है सर, शुष्क है, बुझे हुए चूने। इसमें क्लोरीन गैस पास करवा दिए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बन गए, साथ में क्या जल बन गए। यही क्या है आपका सर, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है, यही आपका विरंजक चूर्ण है। आगे जो होते हैं सर उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। पहला वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए, और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, और रोगाणुनाशक के रूप में, आपके नाला वगैरह साफ करने में छिड़कने के लिए, ये आपके उपयोग हैं। अब जो आगे आते हैं सर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा का आपके जो कॉमन नाम है वो बेकिंग सोडा है। फार्मूला जो होता है आपके NaHCO3 होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को जब वापस में रिएक्शन करवाया जाता है, इस चार चीज को, तो एमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनता है, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। तो बेकिंग सोडा या एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। तो ये आपका बन जाता है।
अब सर ये आपका बन जाता है, एक ही स्टेप में बन जाता है। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को जैसे बनाए मिलाएं तो एमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनता है, बेकिंग सोडा। तो खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे बेकिंग सोडा डालते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तभी आपका पूरी जो बनता है ना गरम गरम और फुला बनता है सर। आपकी केक में डाला जाता है क्योंकि वो फुला बने, मुलायम बने, सॉफ्टी बने। आगे जो होते हैं आपके, इसका उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर आपके जो है सर, आपके देखिएगा बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टर्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। टर्टरिक अम्ल मतलब इमली मिलाया जाता है इसमें, तो क्या बन जाता है, ये बेकिंग पाउडर बनता है सर। ये सभी क्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। पाव रोटी और वगैरह खन में पूरी वगैरह स्पंजी बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए यूज करते हैं। एंटी एसिड का एक संघटक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो स्कूल वगैरह लगा रहता है ना आपके उसमें फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये उपयोग था सर। अब आते हैं हम धोने का सोडा। धोने का सोडा का जो फार्मूला होता है वो आपकी Na2CO3.10H2O होता है। इसके जो रासायनिक नाम होते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनती है, 3 स्टेप में। पहले क्या करना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से आपके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले बनाना होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले बनाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा पहले, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaCl और साथ में जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या ले लेते हैं, एमोनिया ले लेते हैं। तो आपस में इसे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड और क्या बनेगा, NaHCO3 बनेंगे। ये NaHCO3 सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली हिट कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हिट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, साथ में जल बाहर निकल जाएंगे सर, और क्या निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ये Na2CO3 में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। जैसे पानी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O बनेगा। अब क्या यहाँ पे 10 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लगा देंगे। तो यही आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में आपका ये आपकी क्या बनेंगे, धोने का सोडा बनेगा। धोने का सोडा बनाना सीख गए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है, इसका उपयोग जो है सर कांच, साबुन या आपके कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होती है। इसका उपयोग जो घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी उपयोग होता है। तो एक पूछता है कि अस्थायी कठोरता को, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, आपके धोवन सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आते हैं सर आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस आता। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपका कॉमन नाम है, साधारण नाम है। इसका आपका रासायनिक नाम जो है सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फार्मूला जो है CaSO4.12H2O है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है या सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर या पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। तो देखिए सर क्या कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर और 1.5 मोलिक्यूल वो पानी क्या करेगा, बाहर त्याग देगा। तो यही क्या है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो होते टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो बैंडेज होता है ना, जिसका हाथ वगैरह टूट गया, सर पैर वगैरह, तो उसे ठीक करने के लिए बैंडेज जो करता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है।
इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सत्ता को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे आता है सर कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। सपोज कीजिएगा फेरस सल्फेट 7 वाटर, तो क्या होता है, हरा होता है। तो ये क्या है, जल आपका 7H2 है सर, इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। कॉपर सल्फेट .5H2, तो इसमें भी क्या होता है सर, इसको बोलते हैं नीला तोथा। तो इसमें भी कितना है, 5 अणु क्या है, जल है। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो अगर यही कैल्शियम सल्फेट .2H2 जिप्सम का, ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है, कलर कैसा होता है, सफ़ेद। तो कितना है, 2H2 है। तो ये सब आपके जो होते हैं सर, ये आपका क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो हम एसिड बेस सॉल्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आ चुका हो। धन्यवाद, थैंक यू।